तो अब स्टार्ट करेंगे अपन पंचम अध्याय। यहाँ देखो, पंचम अध्याय चैप्टर नंबर 5, द्रव्य विज्ञानी। अब सुनो ध्यान से, एक तो है द्रव और एक है द्रव्य। द्रव्य यानी होता है लिक्विड, और द्रव्य यानी होता है जो पदार्थ होता है वो, एक तरीके से विज्ञानी। तो चैप्टर नंबर 5, नॉलेज ऑफ लिक्विड एंड मटेरियल। तो ये लिक्विड पहला वर्ड है और मटेरियल्स अगला वर्ड है। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से रटने का स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस रट लो माइंड में, जो लिखा हुआ है वैसा याद करो। कैसे मैं कोशिश करूँगा आपको, ऐसे नहीं कि भाई मैं सीधा पढ़ता जाऊँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक माइंड में होता है ना कि जो कॉन्सेप्ट था अपना समझने का, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में अपन ने क्लियर कर लिया। ये चारों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और ऐसे भी आयुर्वेदा का बेस एंड फंडामेंटल था। ये 4 चैप्टर ही हैं, आपको आगे जो पंचकर्मा करेंगे वही काम आएंगे 4 चैप्टर। आगे कोई भी कॉन्सेप्ट होगा वो 4 चैप्टर ही काम आएंगे। मैं बार बार बोलूँगा कि देखो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, सेकंड चैप्टर में किया था, थर्ड चैप्टर में किया था, तो आप रट लेना, इनको समझ लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं पंचम अध्याय चैप्टर नंबर 5, द्रव्य विज्ञानी है। अब समझने की बात यह है कि नॉलेज ऑफ लिक्विड एंड मटेरियल्स, नाम तो है इस चैप्टर का द्रव्य विज्ञानी, लेकिन आहार द्विविध होता है, द्रव्य और अद्रव्य। कहने का मतलब है लिक्विड और मटेरियल्स, मतलब ठोस पदार्थ। अपन 2 तरह का भोजन करते हैं, या तो अपन द्रव लिक्विड पिएंगे, या फिर जो लिक्विड नहीं है ठोस है वो खाएंगे, अद्रव्य। तो इस अध्याय में द्रव का वर्णन किया है, मतलब लिक्विड का वर्णन किया है इस चैप्टर में। कौन से में? 5वें में। नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पहली लाइन यही होती है कि चैप्टर का नाम 1 से लेकर 30 तक आपको याद होने चाहिए। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम कौन बताएगा? आयुष्कामी अध्याय, ठीक है। दूसरे चैप्टर का नाम दिनचर्या, तीसरे चैप्टर ऋतुचर्या, चौथे चैप्टर का नाम रोगानुत्पादनी अध्याय, 5वें का द्रव्य विज्ञानी है। तो ऐसे याद होने चाहिए सीक्वेंस में आपको, 30 चैप्टर के। मेरे याद हैं तो आपके भी याद होने चाहिए। क्या मेहनत कर 4-5 बार पढ़ लिया तो इसलिए याद हो गया, लेकिन आप कोशिश करना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इस अध्याय में? द्रव्य यानी लिक्विड का वर्णन किया है। तो आचार्य वाग्भट ने इस अध्याय में लिक्विड का वर्णन किया। अब लिक्विड देखो, दूध भी है, ठीक है, तेल भी है, शहद भी है, ठीक है, जल भी है, मूत्र भी है। तो जितने भी लिक्विड है ना वो सारी अब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। मतलब पृथ्वी पे जो आचार्य वाग्भट के अनुसार जो लिक्विड थे ना सारे, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो लिक्विड हैं उनको बस याद करना है। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जाऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें 2-2 नंबर के, और बच्चे फिर समझ नहीं पाते। तो बढ़ते हैं आगे। 3 मिनट का इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। तो तोय वर्ग, तोय यानी क्या होता है? जल। ग्रुप ऑफ वाटर्स, कहने का मतलब तो एक पर्यायवाची है किसका? वाटर का, यानी जल का। अब इंग्लिश लिखने से आपको समझ में आ जाएगा कि अपन जो वाटर है ना, जल के ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी पर जितना भी जल है वो सब अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, जल का वर्गीकरण नहीं दे रखा, ठीक है, मैंने लिखा भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जल का वर्गीकरण है ही नहीं। जल का वर्गीकरण पढ़ोगे तो आचार्य वाग्भट के अनुसार बहुत लेंदी हो जाएगा, और मतलब थोड़ा लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। 3rd ईयर का टॉपिक है जल का वर्गीकरण, वो 3rd ईयर में स्टडी कर लेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे तो अपन बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपनी पहली क्लास है आयुर्वेदा की, पहली क्लास है BMS फर्स्ट ईयर। जैसे अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में जाते हैं ना छोटी क्लासों में, वैसे ही आयुर्वेदा की फर्स्ट क्लास है। आपको फर्स्ट क्लास में ही आपको मतलब किताब पढ़ना नहीं सिखाया जाता, आपको वर्णमाला सिखाई जाती है। तो ये वर्णमाला चल रही है एक तरीके की आयुर्वेदा की। तो तोय वर्ग, ग्रुप ऑफ वाटर्स, इस वर्ग में विभिन्न प्रकार के जलों का वर्णन है। अब आप बोलोगे जल तो एक ही है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बात क्यों की? अभी पता लग जाएगा कि जल कितने प्रकार के। सबसे पहले है गंगा का जल। व्हाट इज ए गंगा? आप समझोगे गंगा नदी, नहीं, ये गंगा नदी की बात नहीं है। रेन वाटर मतलब बरसात का जल की बात है। गंगा ये बरसात के जल को बोला है, ठीक है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे, भाई गंगा आ गया तो गंगा नदी की बात आ गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गंगा जल, जीवन। अब इसके जो लक्षण है उस चैप्टर के, वो क्या कर सकते हैं अपन, देखो देखते हैं। गंगा जल का जीवन, ओझोवर्धक, जो बरसात का जल होता है। अब आप बोलोगे कि बरसात का जल तो अशुद्ध भी तो होता है, अभी क्लियर हो जाएगा। जो प्रथम बरसात है उसका जल अशुद्ध होता है, उसके बाद में जितनी बरसात होती है वो सब ठीक होती है, स्वच्छ होता है। कहने का मतलब गंगा जल या अंतरिक्ष का जल,
ठीक है, बरसात का जल। तो गंगा के जल के नाम से किताब में मुक्त है, इसी के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, इसी नाम से हेडिंग है। तो रेन वाटर जीवन, ओजोवर्धक मतलब ओज को बढ़ाने वाला है, जीवन प्रदान करने वाला, तृप्ति कारक। अब तृप्ति कारक का मीनिंग क्या है? तृप्ति कारक मतलब कि प्यास को शांत करने वाला, हृदय के लिए उपयोगी, आपको हृदय के डिजीज नहीं होने देगा। और एक नया वर्ड और था इसी में, अहृदय कारक को रोकने वाला, मतलब जो हृदय के डिजीज बढ़ाते हैं ना उनको सब्सटेंट करता है, मतलब रोकता है। वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ से आप समझ जाओगे हृदय के लिए उपयोगी है, तो कहने का मतलब ऑटोमेटिक दो दो लाइन अक्षर लिखने से क्यों मतलब है। बुद्धि को विकसित करने वाला, आपकी बुद्धि ठीक ठाक रहेगी। देखो अच्छा पानी मिलेगा व्यक्ति को तो जो शरीर में है लिक्विड की कमी नहीं रहेगी, बॉडी में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो आपका माइंड भी एक अच्छे तरीके से काम करेगा। स्वच्छ रहता है, अव्यक्त रस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मीठा होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है, ऐसा नहीं, अव्यक्त रस, आप इसका रस को व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा रस होता है। शीतल ठंडा होता है, लघु जल्दी पचने वाला होता है, अमृत के समान। तो ये गंगा के जल के ये मतलब गुण है, लक्षण है, आप कैसे ही बोल सकते हो। क्वेश्चन आएगा कि गंगा के जल के गुण लिखो, गंगा के जल से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा, ये आपको लिखना है। अब मैं इसको बताऊं कि भाई कैसे याद करना है, बस याद करना है। इसमें मैं क्या समझा सकता हूँ कि जीवन है तो है, तृप्तिकारक है, हृदय के लिए उपयोगी है, बुद्धि को विकसित करने वाला है, स्वच्छ है, अव्यक्त रस है, शीतल है, लघु और अमृत के समान है। अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से भी बरसात का जल सबसे शुद्ध जल होता है, ठीक है। अंतरिक्ष का जल इंद्र जल बोलते हैं उसको, ठीक है, गंगा का जल बोलते हैं उसको, ये सबसे शुद्ध जल होता है। तो अपनी प्यास भी बुझाएगा, ठीक है, बुद्धि को विकसित करेगा, स्वच्छ भी है, ठीक है, जीवन को बढ़ाने वाला मतलब ओजोवर्धक। अब है समुद्र का जल। अब समुद्र के नाम से आपको, आपने देखा होंगे बहुत से व्यक्ति समुद्र के, देखो इसका पान सिर्फ अश्विनी मास में बताया। कहने का मतलब ये है, कौन बताएगा कि अश्विनी मास चैप्टर नंबर 3 में अपन ने बताया था कौन से टाइम पे आता है। अपन ने पढ़े थे ना, माघ फाल्गुन चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद कार्तिक आश्विन। सितंबर, हाँ शरद, शरद ऋतु में आता है, सितंबर में, सितंबर हाँ अक्टूबर महीने में वहीं पे आता वहीं है, पे वो मतलब, नक्षत्र आता है। हाँ करेक्ट। तो बस ओनली बताया कि अगर समुद्र का जल का पान पीना पड़े आपको इमरजेंसी में, तो आपको ओनली अश्विनी मास में ही पीना है। अभी ऐसा क्यों बोला आचार्यों ने, ये तो मुझे नहीं, क्योंकि अश्विनी मास में ऐसा भी होता है कि मध्यम गर्मी होती है, एक तरीके से तीक्ष्ण किरणें पड़ती है ना सूर्य की एक तरीके से, तो उसके वजह से भी शायद इसमें बताया कि इसका पान सिर्फ अश्विनी मास में। तो कहने का मतलब ये है कि जो समुद्र का जल होता है ना, उसका पान आपको नहीं करना है, कभी भूल के भी आपको पीना नहीं है। अगर आपको पीना है तो अश्विनी मास में। अब इसमें भी अश्विनी मास में भी कुछ विशेष क्रियाएं के माध्यम से कैसे उसको शुद्ध करना है, क्या करना है, वो आचार्य ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आज अष्टांग हृदय में आगे जाके मेंशन किया। तो उसको शुद्ध करके आपको अश्विनी मास में पीना है। कहने का मतलब है कि ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे थोड़ी लिखेंगे भाई समुद्र का जल बेकार है तो ये नुकसान करने वाला, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। बस ये बात है कि आज का पान सिर्फ अश्विनी मास में बताया कि आपको अश्विनी मास में पी सकते हो, बाकी कभी भी आपको पीना नहीं है, मतलब त्याज्य है, मनाही है, बिल्कुल साफ साफ मना करती है। तो समुद्र का जल आप जानते हो ना कितना खारा होता है, पी सकते हो क्या? आपको निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा समुद्र का पानी पियोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अब याद करने बस। आप देखो नदियों का जल, सर, हाँ बोलो। सर, सर, एक चीज आपने पढ़ाया था, वो लॉजिक यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? वो आपने पढ़ाया था शरद ऋतु में हमको हमसोदक पानी करके पीना चाहिए, वो हाँ मैंने आचार्य ने लिखा था। हाँ तो ये भी तो वैलिड रीजन हो सकता है, उस समय पे शरद ऋतु के समय पे ही, वो सितंबर अक्टूबर महीना में ही अगस्त नक्षत्र निकलता है, उस समय पे जो उष्णता, जो एनवायरमेंट रहता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, तो समुद्र का पानी भी दिन के समय गर्म हो जा रहा है, रात के समय वो ठंडा हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो पानी भी हमसोदक की कैटेगरी में ही हो जा रहा है नेचुरली। तो वो भी क्या रीजन यहाँ पर अप्लाई होगा सर? हाँ, यही तो मैं बोल सकता हूँ ना, रीजन अपन अप्लाई कर सकते हैं। आचार्य ने तो बता दिया कि भाई अपन को अगर पीना है तो अश्विनी मास में, और अपन ने बता दिया भाई शरद ऋतु का टाइम है, क्योंकि अपन ने टाइम भी डिस्कस कर लिया, ऋतु भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो आचार्य ने तो बता दिया, अब अपन को सिद्ध करना है कैसे कि भाई क्यों बोला आचार्य ने, कैसे क्या करना है। अब किसी भी तरीके से अपन बोलते हैं ना कि जैसे मैंने बताया आपके टीचर हैं, इस क्लास में कम से कम अलग अलग कॉलेजों के बच्चे हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, फिर टीचर अगला एक टीचर अलग एग्जांपल देता है, उस आचार्य की बात को अपन को सिद्ध करनी है, ठीक है। अपन बोलते हैं कल्पनाएं करते हैं, परिकल्पना करते हैं, फिर उसको सिद्धांत बनाते हैं। तो विभिन्न आचार्य अलग अलग तरीके से, जैसे आप श्रीमिष्ठा ने बताया कि भाई ऐसा हो सकता है, मैं इस पर एग्री कर सकता हूँ क्योंकि हाँ बात सही है। तो अपने हिसाब से आप कैसे भी करके
बोलते ना कि भाई जो आपको जिस पे यकीन हो वैसा कर सकते हो, क्योंकि लेकिन मैंने इसका कोई वैलिडिटी यहाँ पे मैंने क्या कि पिछले आज 3 किताबें देखी थी, तीनों किताबों में इसका बस मना कर रखा है, लिख नहीं रखा कि भाई क्यों मना किया। मैंने कोशिश भी की, फिर मेरे को यही समझ में आया जैसे सेमेस्टर में बताया भाई मीडियम होता है ना तेज़ गर्मी, तो अपन एक विशेष पात्र में रखे, जैसे चांदी के पात्र में रखा, ठीक है, एक होता है भाई शुद्ध करने का एक तरीका होता है, पानी चांदी के पात्र में रखा, आपने उसको गर्म किया फिर ठंडा किया, तो जो भी गंदगी है वो बैठ जाती है, फिर बाद में आराम से पी सकते हो। तो वैसा कुछ करके आप इसको पी सकते हो ओनली अश्विनी मास में, वो भी कब, जब इमरजेंसी हो। इसका पान सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि अश्विनी मास में कर सकते हो, वो भी जब ज़रूरत हो तो ही, नहीं आपका इसको अवॉइड ही करना चाहिए। क्लियर हुआ बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, क्लियर है सर। नदियों का जल, रिवर वाटर। अब देखो अपन ने बरसात के जल की बात कर ली, समुद्र के जल की बात कर ली, नदियों में जो जल है, अब देखो पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियों का जल पथ्य बताया है, अन्य नहीं। कहने का मतलब है, आचार्य ने बताया, आचार्य वाग्भट ने, कि जो पश्चिम दिशा की ओर से नदियाँ बहती हैं ना, उनका जल आप पी सकते हो, अन्य का नहीं पी सकते। ठीक है भाई, पश्चिम दिशा की ओर से जो बहती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से उत्तर की तरफ, पश्चिम से दक्षिण, मतलब पश्चिम से निकलनी चाहिए वो नदियाँ पथ्य। अब देखो हिमालय से निकलने वाली नदी का जल कृमि, सलीपद, हृदय रोग, कंठ रोग और सिर रोगों को उत्पन्न करता है स्थिर अवस्था में। मान लो कोई नदी हिमालय से निकली है, ठीक है, तो जल कृमि मतलब कृमि वाले रोग, सलीपद मतलब एक तरीके से बड़े होते हैं ना हाथीपद, हृदय रोग, कंठ रोग, सिर रोग यानी मतलब अपने हेड के रोग को उत्पन्न करता है स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था मतलब है कि नदियों का जल बह नहीं रहा, शांत है, ठीक है। होता है ना कभी कभी पानी कम पड़ जाता है, नदियाँ मतलब बहना बंद हो जाती हैं, तो स्थिर अवस्था में अगर पानी पियोगे ऐसी नदियों का तो आपको ये रोग हो जाएंगे। तो कभी नदियों का पानी पीना, हिमालय से वाली नदियों का, तो बहती हुई नदी का पियो, मतलब रुकती हुई नहीं, एकदम बहती हुई नदी का पानी पीना चाहिए। अब ये बात याद करने की है, अवंती से, ये अवंती एक स्थान है, ठीक है, पूर्व दिशा से उत्पन्न नदियाँ आर्स रोगों को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब अवंती से या पूर्व दिशा से जो रोग नदियाँ उत्पन्न होती हैं, मतलब निकलती हैं, ओरिजिन होता है उनका वहाँ से, तो आर्स यानी पाइल्स रोगों को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब महेंद्र पर्वत से उत्पन्न नदियाँ, एक महेंद्र नाम का पर्वत है अपने हिमालय के आसपास है, ठीक है, उससे जो नदियाँ उत्पन्न होंगी वो उदर रोग, सलीपद रोग को उत्पन्न करेंगी। सह्याद्री और विंध्याचल, ये भी दो जगहों के नाम है, सह्याद्री और विंध्याचल से उत्पन्न नदियाँ कुष्ठ, पांडु, सिररोग उत्पन्न करती हैं। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट याद करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, नदियों के जल के गुण लिखो अलग अलग, ठीक है। तो उत्पन्न नदियाँ कुष्ठ, पांडु, सिररोग उत्पन्न करती हैं। पारियात्र पर्वत से उत्पन्न नदियाँ दोषनाशक, बल व पोरस बढ़ाने वाले होते हैं। इंपॉर्टेंट पीजी के हिसाब से ये यहाँ पे देंगे, पारियात्र है, आचार्य ने पारियात्र क्या है, तो ये पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत है, जैसे महेंद्र पर्वत है, ठीक है, ये स्थान है, सह्याद्री विंध्याचल मतलब जगह के नाम है, ये ऐसे ही पारियात्र एक क्या नाम है, पर्वत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, और आ भी जाता है कि पारियात्र से आप क्या समझते हैं, और इसके जो जल हैं उसके गुण लिखो। तो ये दोषनाशक, दोषनाशक तीनों वात पित्त कफ का नाश करता है, बल शक्ति प्रदान करता है, और पोरस जो अपनी सेक्स पावर है उसको बढ़ाता है, ठीक है। समुद्र का जल त्रिदोष कारक होता है, मतलब ये समुद्र जो अपन यहाँ बात की थी त्रिदोष कारक, मतलब वात पित्त कफ को बढ़ाता है, उनको कुपित करता है, या तो घटा देगा या बढ़ा देगा, मतलब रोग उत्पन्न करेगा। क्लियर बात? अब इसमें मैं क्या समझाऊं, मुझे बताओ कि भाई ये क्या है। आचार्य ने बताया ये आपको याद करना है, क्योंकि आप कभी कभी है ना, आप अभी इनका बताओ क्या मेडिकल एस्पेक्ट बताता हूँ आपको। जैसे आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद जैसे कि आपने इस क्षेत्र में अपना क्लिनिक डाला, जैसे कि आपने डाल लिया हिमालय के आसपास से नदियाँ निकल रही है, उसके आसपास कोई ऐसा क्लिनिक डाल दिया, तो आपको कृमि, सलीपद, हृदय रोग, कंठ रोग और सिर रोग इससे संबंधित ज़्यादा व्यक्ति मिलेंगे। तो आप समझ जाओ कि उनको मना करना है क्या, कि भाई आपको इस नदी का पानी नहीं पीना है, आप उनको क्लियर कर दो। आप जैसे कोई पेशेंट दूर से आया, आप पूछो भाई कहाँ पे रहते हो, आप पानी कहाँ से पीते हो, आप कहाँ पे रहते हो, काम क्या करते हो, तो ये सब पूछने के बाद में उससे आप अगर ऐसा रोग मिला आपको तो बोल दो भाई इस पानी को बंद कर दो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो ये मेडिकल एस्पेक्ट के हिसाब से यूज़ करो, ये क्या लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देता है। उस पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मेरे को रोग किस वजह से हो रहा है, वो बोल रहा है मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रोग हो जाता है। तो आप इसीलिए तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है, कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, क्या काम करते हो, कितना कमाते हो, ठीक है, खाना कब खाते हो, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जब भी कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास। ये 3rd ईयर में सीखोगे आप। तो ये सब आपको मेडिकल एस्पेक्ट के तरीके से देखना है। ऐसे मत समझो कि यार ये तो रटना है, यार क्या करूँगा, ये इतना सारा रटा गया, ऐसे मत सोचो।
ऐसे सोचोगे फिर याद नहीं होगा। आप इसको मेडिकल एस्पेक्ट के हिसाब से सोचो कि मैं क्या यूज कर सकता हूँ इसका, उस हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कूप आदि का जल मतलब कुएं आदि का जल, कूप तड़ाग, तड़ाग यानी तालाब, ठीक है, कूप यानी कुआं, आदि का जल आनूप जांगल देशों के समान समझना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कोई आनूप देश, अब आनूप देश क्या, मैंने बता दिया पहले चैप्टर में, मैंने बताया ना, अब सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे बार बार। आनूप जहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा है तो वैसे ही गुण मिलेंगे, जांगल जहाँ पे जल की मात्रा कम है तो जल के भी वैसे ही गुण मिलेंगे। कहने का मतलब है जैसा स्थान वैसा जल। बोलते हैं ना कि रग रग में वास है इस जगह का, तो वहाँ की पानी, वहाँ की वायु सब उस जगह के अनुसार ही रहते हैं, वहाँ के व्यक्ति, तो जगह का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बोलते हैं ना कि कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर मतलब रेगिस्तान में रहता हूँ, बाड़मेर में रहता हूँ, मेरे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में, आपके नेचर में, आपके हवाओं में, आपके कपड़ा पहनाव में, और आपकी जो हवा जल जितने भी है ना, सब में चेंज पड़ता है, उस जगह का इफेक्ट पड़ता है। तो ये बोल रहा है कूप आदि का, कूप तड़ाग आदि का जल आनूप जांगल देशों के समान समझना चाहिए। अब देखो अंतरिक्ष जल, फिर है शीत जल के गुण, उष्ण जल के गुण, क्वथित जल के गुण, नारियल जल के गुण, ये सब है ना इंपॉर्टेंट है, ये सब जो लिखता हूँ ना, जो नोट्स में इंपॉर्टेंट है सारे। तो अपन कल करेंगे अंतरिक्ष जल से स्टार्ट। आज की क्लास का टाइम हो गया, ठीक है, फिर पदार्थ की भी क्लास लेनी है तो यहाँ से करेंगे। कल ये चैप्टर मैं पूरा करा दूंगा क्योंकि थोड़ा फास्ट चलेगा, समझाने का कुछ है नहीं, बस कुछ बातें बतानी होती हैं, बताता जाऊँगा मैं आपको, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।